दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे प्राचीन लिपियों में एक और बात कही गई है कि हर दिशा में सूर्य ही सूर्य है। इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज ये जानते थे कि आसमान में चारों ओर दिखने वाले स्टार्स असल में दूसरे सोलर सिस्टम के सूरज हैं और हमारा अपना सूरज भी एक स्टार ही है। दोस्तों, हमारा भारत हमेशा से ही वो देश रहा है जहां महान लोगों ने जन्म लिया, जिसने दुनिया को कुछ सबसे जीनियस माइंडेड लोग दिए हैं। जब दुनिया के दूसरे देशों के लोग सभ्यताएं बसाना भी नहीं जानते थे, तब हमारे महान ऋषि मुनि और वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझा रहे थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इतनी जानकारी, इतने रहस्य छिपे हुए हैं जिनका हम कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आधुनिक दुनिया में जब विज्ञान और वैज्ञानिक खोजों का इतिहास लिखा जा रहा था, तब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इस कारण हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों की खोजों को दुनिया में प्रसिद्धि नहीं मिली। लेकिन जैसे जैसे भारत की दुनिया में पहुंच बढ़ती जा रही है और हमारे इतिहास की विस्तृत खोज हो रही है, वैसे वैसे हम उस स्वर्णिम इतिहास और उस ज्ञान को एक बार फिर से दुनिया के सामने ला रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको प्राचीन भारत के एस्ट्रोनॉमी के उसी ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप कहेंगे मेरा भारत महान। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। दोस्तों, हमारे प्राचीन वेद और पुराण सच में असीम ज्ञान से भरे हुए हैं। ऋग्वेद से जुड़े ऐत्तरीय ब्राह्मणा में सबसे पहले बताया गया था कि सूर्य यानी कि हमारा सूरज ना तो कभी डूबता है और ना ही उगता है। इसका मतलब यह है कि वो जानते थे कि सूरज हमारे पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। विष्णु पुराण में साफ तौर पर बताया गया है कि सूर्य हमेशा स्टेशनरी यानी कि स्थिर रहता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में बताया गया है कि सूरज नहीं बल्कि हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है। आप इसे हीलियोसेंट्रिक मॉडल का बेसिक एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा धरती के शेप और पोल्स की तरफ इसके चपटे होने की बात को भी यहाँ बताया गया है। उन्हें ये भी पता था कि यूनिवर्स में एक नहीं बल्कि कई सूरज हैं और चांद की रोशनी भी सूरज के कारण ही आती है। यही नहीं, वो ये भी जानते थे कि सूरज की लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है और आसमान का नीला रंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के बिखराव के कारण दिखता है। चलिए अब आपको ऋग्वेद में दी गई एक इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ। हे सूर्य, जब वो चीज जिसे तुमने अपना प्रकाश उपहार में दिया है वो तुम्हारे सामने आ जाता है तो पृथ्वी अंधकार से आश्चर्यचकित हो जाती है। यहाँ आप साफ साफ समझ सकते हैं कि इसमें सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण की बात हो रही है। अब आप खुद ही उनकी डीप नॉलेज का अंदाजा लगा सकते हो। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। चलिए अब हम पन्ने पलटते हैं सूर्य सिद्धांत के। ये किताब आज से करीब 1600 साल पहले लिखी गई थी और इसमें स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशंस और ऑर्बिट्स को कैलकुलेट किया गया है। इसके अलावा इसमें अलग अलग प्लैनेट्स के डायामीटर भी बताए गए हैं। सूर्य सिद्धांत में हमारी धरती का डायामीटर 12,874 किलोमीटर बताया गया है और अगर हम मॉडर्न कैलकुलेशंस की माने तो ये 12,742 किलोमीटर है। मतलब यार, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के भी उनके कैलकुलेशंस जबरदस्त थी। वेट ए मिनट, आपसे ये किसने कहा कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते थे? एंशिएंट टेक्स्ट यानी कि प्राचीन लिपियों में ग्नोमोन यानी कि शंकु, वाटर क्लॉक, यास्की यंत्र, घटी यंत्र और गोला यंत्र जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा मिलती है। खैर, सूर्य सिद्धांत में आपको अलग अलग कॉन्स्टलेशंस और उनके प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस का भी जिक्र मिलता है। इस बुक के अकॉर्डिंग धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365.26 दिन लगते हैं। वहीं अगर हम इसकी असल वैल्यू को देखें तो वो है 365.2564। इसी तरह बुक के अकॉर्डिंग चांद हमारे धरती को 27.32166 दिनों में एक बार रिवॉल्व करता है, जबकि इसकी असल वैल्यू 27.322 डेज है, यानी कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 40 सेकेंड। मतलब दोनों ही कैलकुलेशंस बेहद एक्यूरेट है। अब बात करते हैं आर्यभट्ट की, जिन्होंने अपने बुक्स आर्य भाटिया और आर्य सिद्धांत में अंतरिक्ष के बहुत से रहस्य उजागर किए थे। उन्होंने निकोलस कोपरनिकस से काफी पहले ही हीलियोसेंट्रिक मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि धरती अपने एक्सिस पर घूमती है और सूरज को ऑर्बिट करती है जो कि स्थिर है। यह ऑर्बिट इलिप्टिकल शेप की होती है और सारे प्लैनेट्स भी धरती की तरह सूरज को ऑर्बिट करते हैं। उन्होंने सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के परफेक्ट टाइम को भी कैलकुलेट कर लिया था। आर्यभट्ट के अनुसार जितने समय में धरती 158,22,37,500 रोटेशन पूरा करती है, उतने ही समय में चांद 5,77,53,336 रोटेशन करता है
और अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाले तो ये बनता है 27.396469, जो आज की वैल्यू से 100% मैच खाता है। आपको बता दूं कि इस रेशियो को फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमिकल रेशियो कहते हैं, जिसे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। 6ठी शताब्दी के महान इंडियन एस्ट्रोनॉमर और राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक वराहमिहिर ने अपनी बुक्स पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता में प्लैनेट्स के मूवमेंट्स और कॉन्स्टलेशंस के बारे में काफी कुछ जिक्र किया है। उन्होंने अपने बुक्स में ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी को भी काफी गहराई से बताया है। अब ज्योतिषी की बात चल ही रही है तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 9 ग्रहों की बात की गई है, लेकिन ग्रह तो असल में 8 ही हैं, है ना? तो क्या उन्हें ये नहीं पता था या उन्होंने प्लूटो को भी प्लैनेट मान लिया था? वेल, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार 9 ग्रहों में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, सूरज, चांद, राहु और केतु आते हैं। यहाँ राहु और केतु हमारे चांद के ही 2 अलग अलग पोजीशंस को कहा गया है। अब यहाँ आपके मन में 2 सवाल आ रहे होंगे। पहला तो ये कि क्या उन्हें यूरेनस और नेपच्यून के बारे में नहीं पता था, और दूसरा ये कि क्या वो सूरज और चांद को भी ग्रह ही मानते थे। वेल, ये बात तो सच है कि उन्हें यूरेनस और नेपच्यून के बारे में नहीं पता था, क्योंकि इन ग्रहों को बिना टेलीस्कोप्स के नहीं देखा जा सकता। लेकिन वो सूरज और चांद को प्लैनेट नहीं मान रहे थे। अगर आप ऊपर बताए गए 9 ग्रहों के नाम देखोगे तो उसमें हमारी धरती का नाम भी नहीं है। दरअसल 9 ग्रह वर्ड से उनका मतलब 9 प्लैनेट नहीं था, बल्कि इसका मतलब था वो 9 ऑब्जेक्ट्स जो धरती पर और यहाँ रहने वाले जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। आपको बता दूं कि महाभारत में वेद व्यास ने श्वेता, श्यामा और तीक्ष्णा नाम के 3 ग्रहों का जिक्र किया था, जिनका डिस्क्रिप्शन यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो से काफी हद तक मिलता है। लेकिन बाद के भारतीय खगोलविद तो सिर्फ शनि ग्रह तक के सौरमंडल को ही जान पाए थे। दोस्तों, आज से करीब 1400 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने कहा था कि हमारी धरती का सरकमफेरेंस यानी कि परिधि 5000 योजन है। अगर हम सूर्य सिद्धांत में बताई योजन की वैल्यू से इसे कैलकुलेट करें तो 1 योजन का मतलब 8 किलोमीटर्स होता है और 5000 योजन मतलब 40,000 किलोमीटर्स। वहीं अगर हम धरती के असल सरकमफेरेंस की बात करें तो वो है करीब 40,075 किलोमीटर्स। 12वीं शताब्दी के महान एस्ट्रोनॉमर भास्कराचार्य ने अपनी किताब सिद्धार्थ शिरोमणि में धरती के मूवमेंट और उससे होने वाले सीजनल चेंजेस और अलग अलग इफेक्ट्स के बारे में काफी कुछ बताया था। माना जाता है कि उन्होंने इसी किताब में न्यूटन से काफी पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की भी चर्चा कर दी थी। उनके अकॉर्डिंग धरती समेत सभी ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो उन्हें अंतरिक्ष में अपने पोजीशन मेंटेन रखने में मदद करता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे प्राचीन लिपियों में एक और बात कही गई है कि हर दिशा में सूर्य ही सूर्य है। इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज ये जानते थे कि आसमान में चारों ओर दिखने वाले स्टार्स असल में दूसरे सोलर सिस्टम के सूरज हैं और हमारा अपना सूरज भी एक स्टार ही है। दोस्तों, प्राचीन भारत में एस्ट्रोनॉमी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसके लिए कई ऑब्जर्वेटरीज भी बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के विदिशा के उदयगिरी हिल्स भी प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मानी जाती है। यही नहीं, कश्मीर और साउथ इंडिया के कई पार्ट्स में भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई थी। आपने जंतर मंतर तो सुना ही होगा और आप में से कई लोग तो वहां घूमने भी गए होंगे। क्या आपको पता है कि इन्हें 18वीं सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और इंडिया में टोटल ऐसे 5 जंतर मंतर हैं जो दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में स्थित है। जंतर मंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से कैलकुलेशन करना, और यहाँ एक से एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं जो धरती, चांद और दूसरे ग्रहों के मूवमेंट्स के टाइम जैसे कई एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ एक सन डायल है जो इक्विनॉक्स की कैलकुलेशंस करता है और उस जगह का एग्जैक्ट टाइम भी बताता है। आपको बता दूं कि इक्विनॉक्स उस दिन को कहते हैं जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होती है। इन सब से आप खुद ही समझ सकते हैं कि भारत और यहाँ का अंतरिक्ष विज्ञान कितना विस्तृत, सटीक और करिश्माई था। प्रसिद्ध अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने एक बार कहा था कि जब वो साउथ अमेरिका की माया सभ्यता के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं और उनकी टाइम कैलकुलेशंस को देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन फिर जब वो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ते हैं तो उनके पास कहने को शब्द ही नहीं बचते।
उन्होंने कहा था कि जब यूरोपियंस अपनी प्राचीन किताबों और ज्ञान के बलबूते दुनिया को 1000-2000 साल पुराना ही मानते थे, उसके हजारों साल पहले ही माया सभ्यता के लोग समय में लाखों साल की सोच रखते थे और भारतीय लोग करोड़ों और अरबों साल के ज्ञान से परिचित थे। क्या आप सोच सकते हैं कि आज से कई 100 साल पहले हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने ये सब कैसे किया होगा? आखिर क्या वजह रही होगी कि उन्होंने ये सब ज्ञान एकत्रित किया? इसका सीधा साधा वजह है हम इंसानों की क्यूरियोसिटी, हमारा मन जो हमें हर चीज को जान लेने की इच्छा से भर देता है, जो हमें इस असीम ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाता है। इसकी वजह है हमारी कल्पना, जो लाइट की स्पीड से भी तेज चलती है और जिस पर फिजिक्स का कोई रूल लागू नहीं होता। क्या आपने कभी रात में छत पर बैठकर तारों को देखा है? अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। आसमान में बहती तारों की इस नदी में आपका मन हिलोरे मारने लगेगा। अंतरिक्ष की इस दुनिया में डूबकर आप दुनिया की सारी बातें भूल जाओगे। आपका मन शांत हो जाएगा और आत्मा जैसे दूसरे ही डायमेंशन में पहुंच जाएगी। उस समय अपने दिल पर हाथ रखना, वो एहसास आप जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। इस विशाल ब्रह्मांड में आप अपने आप को अकेला पाएंगे। उस समय आपको यह एहसास होगा कि आपका घर, आपका शहर, आपका देश, आपकी ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है। हमारी धरती पर धर्म, जाति, रंग, भाषा और देश के बंधनों में बंधा इंसान असल मायनों में सिर्फ स्टार डस्ट है। जी हाँ दोस्तों, स्टार डस्ट यानी कि तारों की धूल। हम सब के सब तारों के अंश ही तो हैं। हम भी उसी चीज के बने हैं जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है। अगर बात करें हमारी पृथ्वी की, तो इस ब्रह्मांड में इसकी औकात तो शायद एक धूल के कण के बराबर भी नहीं होगी, लेकिन इस पर रहने वाले जीवों का ज्ञान इसे अनोखा बनाता है। हमारी पृथ्वी तो सिर्फ सूर्य का ही चक्कर लगाती है, लेकिन हमारा मन और हमारी क्यूरियोसिटी तो ना जाने कितने स्टार्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर्स, नेबुलास और ब्लैक होल से होते हुए ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच जाता है, या शायद हमारी सोच के अंत तक। किसी ने ये बिल्कुल सही कहा है, आंखें चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनमें पूरा आसमान देखने की शक्ति होती है।